पिछली वीडियो में हमने कांस्टेंट वेरिएबल्स और पीएचपी से रिलेटेड काफ़ी बेसिक चीज़ों के बारे में सीखा था, समझा था, राइट। इस वीडियो में हम उसके आगे सीखेंगे। इस वीडियो में हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सो हे गाइस, इट्स मी डेव निंजा, यू वाचिंग माय चैनल। और अगर तुम्हें मेरा चैनल ज़रा सा भी अच्छा लगता है, आई मीन तुम अगर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है, तुम्हें लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि तुम्हें सब्सक्राइब बटन दबा देना चाहिए, तो दबा दो। ये सही मौका है एकदम, राइट। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ तक अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है तो तुम समझ पा रहे हो कि मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूँ, राइट। सर्वर क्या होता है, जैम्प क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, पीएचपी को कैसे सेटअप करते हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होगी अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी है। तो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट को। चलो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ index.php और इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं हम, ठीक है। अब index.php ये बन गई हमारी फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने index.php बना लिया। अब हमें पता है कि अगर हमें PHP का कोई भी कोड लिखना है तो PHP टैग को स्टार्ट करना पड़ता है पहले, ठीक है। अब देखो, पिछली बार हमने देखा था कि हमने वेरिएबल में एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाया था, देन उसको इको करवाया था, अपने HTML पेज में भी करवा के देखा था, राइट। अपने PHP के फाइल में भी करवा के देखा था इको फंक्शन का यूज़ करके। पर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था कि क्या हम किसी वेरिएबल के अंदर किस किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो तुम PHP के अंदर नंबर स्टोर कर सकते हो, PHP के अंदर बुलियन वैल्यू स्टोर कर सकते हो, PHP के अंदर पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, PHP के अंदर तुम एक HTML एलिमेंट भी स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम वेर va1 और इसके अंदर मैं अगर नंबर लिखना चाहूँ तो नंबर बिना कोटेशन मार्क के लिखूंगा 45, ठीक है। ये एक नंबर हो गया, ठीक है। va2 इसके अंदर मैं ऐसे ट्रू स्टोर करवा रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स, राइट। ये एक बुलियन वैल्यू होगी। देन मैं इसके अंदर va3 बना रहा हूँ और इसके अंदर 34.5, ये एक डेसिमल वैल्यू हो गई, राइट। इसके अंदर मैं और भी चीज़ें स्टोर करवा सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर्स va4, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर की चीज़ें होंगी, इसमें कैरेक्टर्स हैं सिर्फ, ठीक है। कुछ ऐसा स्टोर करवा सकता हूँ, बिल्कुल करवा सकता हूँ। va5 क्या मैं इसमें कुछ ऐसा स्टोर करवा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल सी हो गया हमारा, ये va5 के अंदर मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ स्ट्रिंग एक, बिल्कुल स्टोर करा सकता हूँ। यही तो हमने पिछली वीडियो में किया था, राइट। तो हम इसमें हर तरह का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी एरर नहीं देगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है इसको कि हम किस टाइप का डेटा स्टोर करवा रहे हैं, क्योंकि ये डायनेमिकली पता कर लेता है कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ है। और बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हम वेरिएबल्स के अंदर क्या HTML एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ h1, ठीक है, h1 नाम का एक वेरिएबल बना, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे head1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, head1। अब इसके अंदर मैं क्या स्टोर करवा सकता हूँ, h1 का एलिमेंट स्टोर करवा सकता हूँ, बिल्कुल करवा सकता हूँ। यहाँ पे h1 लिखो, देन इसके अंदर तुम लिखो दिस इज हेडिंग, राइट। और इस h1 को यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक है। अब अगर मैं इसको इको करूँगा, इको $head1 एंड सेव करूँगा और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँगा तो तुम देखोगे ये heading1 की तरह यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट। अगर मैं h1 को h6 कर देता हूँ तो तुम देखोगे ये heading6 की तरह प्रिंट होगा। अब यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने, तुम देख सकते हो heading6 की तरह एकदम छोटा सा प्रिंट हो रहा है, राइट। तो हम अपने PHP वेरिएबल्स के अंदर कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है, राइट। इसके अंदर तुम जावास्क्रिप्ट भी स्टोर करवा सकते हो। कैसे? तो बिल्कुल इसी तरीके से। अब जिन लोगों को हल्के फुल्के जावास्क्रिप्ट आती है उनको पता होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ये स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट एंडिंग टैग है, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर HTML पेज में तुम कहीं लिखना चाहते हो तो इसके अंदर अगर मैं अलर्ट लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, इट्स वर्किंग। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुमने ये जो हेड है, राइट, यहाँ पे ये कोटेशन मार्क्स लगाया तो ये डबल कोटेशन मार्क है, राइट, डबल कोटेशन मार्क है। अंदर देखो तो सिंगल कोटेशन मार्क मैंने यूज़ किया है। अंदर जहाँ भी, जैसे कि अगर तुम किसी एट्रीब्यूट देते हो, फॉर एग्जांपल अगर स्क्रिप्ट को ऐसे SRC देते हो, राइट, ऐसे देते हो, तो यहाँ पे डबल कोटेशन मत लगाना। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने पहले डबल कोटेशन दिया होगा, इसको लगेगा कि ये तो लाइन यहीं खत्म हो गया, तो ये एरर देगा, क्योंकि फिर समझ रहे हो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अगर बाहर ये डबल कोटेशन यूज़ कर रहे हो तो अंदर सिंगल कोटेशन यूज़ करना, और अगर बाहर सिंगल यूज़ कर रहे हो तो अब अंदर डबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन में भी एक डिफरेंस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। पर फिलहाल के लिए समझो, अगर मैं यहाँ पे SRC दे रहा हूँ तो सिंगल कोटेशन में दूंगा। वजह तुम समझ गए होगे, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड में डबल कोटेशन लगा हुआ है। तो मैं अगर अंदर भी डबल कोटेशन लगाऊंगा तो एरर देगा, बिल्कुल देगा। मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। तो इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखा मैंने सिंपल सा। अगर मैं अब इसको सेव करूँ एंड अब इसको अगर रिफ्रेश करूँ
तो तुम देखोगे ये जावास्क्रिप्ट का काम कर रहा है हमारा, एकदम इट्स वर्किंग लिखा रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये बहुत ही कूल चीज़ है। और अभी भी तुम PHP नहीं देख सकते। अगर मैं इसका व्यू पेज सोर्स करूँ तो देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है सिंपल सी, यहाँ पे PHP नहीं लिखी हुई है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम ब्राउजर पे सिर्फ फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस देख सकते हैं, ठीक है, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस देख सकते हैं। क्लाइंट साइड मतलब जो यूज़र यूज़ कर रहा है ब्राउजर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ समझ ली। एक डाउट था, किसी ने मेरे को मैसेज किया था, दैट्स व्हाई मैं क्लियर कर रहा हूँ कि तुम वेरिएबल के अंदर जो चाहो वो स्टोर करवा सकते हो, HTML के एलिमेंट्स भी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ेंगे वो होगा एरेज के बारे में। अब एरेज क्या होता है, अब एरेज क्या होते हैं, राइट। एरेज क्यों जरूरी है? अब देखो वेरिएबल होता है, वेरिएबल कैसे बनाते हो, एक वेरिएबल का नाम लिखते हो, उसके अंदर एक वैल्यू लिखते हो, ठीक है। एरेज भी एक वेरिएबल की ही तरह है, बस उसमें डिफरेंस ये है कि तुम एक एरे में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो एंड देन उनको एक्सेस कर पाओगे इंडेक्स के थ्रू। और अगर तुम चाहते हो कि इंडेक्स की अगर तुम किसी की से या किसी नाम से एक्सेस करो तो तुम ऐसे उनको की भी दे सकते हो, देन उस की के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, राइट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। तो मैं तुम्हें एक चीज़ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हें एक स्टूडेंट 10 स्टूडेंट का डेटा रखना है, तो तुम 10 स्टूडेंट के डेटा को कैसे रख सकते हो? अगर उनका नाम रखना है तो वेरिएबल बनाओगे, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, ऐसे वेरिएबल बनाओगे। देन सभी में हर वेरिएबल में उस स्टूडेंट का नाम रखोगे, राइट। बट इसको करने का एक सिंपल तरीका है जो कि हम एरे से कर सकते हैं। कैसे? तो हम एक एरे बनाएंगे स्टूडेंट नाम का और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का साइन लगा के वैल्यू देंगे और 10 स्टूडेंट के नेम दे देंगे, देन ये एक एरे बन गया, राइट। अब अगर हमें एक्सेस करना है किसी भी स्टूडेंट को तो हम यहाँ पे नीचे एक्सेस कर सकते हैं, हमें बस इंडेक्स पास करनी होगी। अब ये बात ध्यान रखना कि जो एरेज होते हैं उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर, राइट, जैसे एरे वेरिएबल में एक वैल्यू होती है, एरे में एक से ज़्यादा वैल्यूज होती है, तो जो भी वैल्यू है उनकी काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5। तो अगर तुम्हें किसी भी एरे का कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो इस तरीके से अगर इंडेक्स में पास कर रहे हो तो 0 पास करोगे तब तुम्हें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना, राइट। तो हम इस चीज़ को ज़रा कोड पे देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। तो एरे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सिंपली दो तरीके हैं, एक तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकता हूँ, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा ये है स्टूडेंट लिख के मैं एरे फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों ही केसेस में दोनों ही चीज़ें वर्क करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मान लो 5 स्टूडेंट का नाम देना चाहूँ कुछ इस तरीके से, मोनू, मैं कॉमा से सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से सोनू, एंड देन मैं देना चाहूँ मोहन, सेम ऐसे यहाँ पे सुमित, ठीक है। और यहाँ पे मोनू, सोनू, मोहन, सुमित, अमित, ठीक है। ये मैं ऐसे दे सकता हूँ और ये स्टूडेंट एक एरे बन गया जिसमें 5 नेम्स 5 वैल्यूज स्टोर्ड हैं अलग अलग टाइप्स की, ठीक है। सेम चीज़ मैं इस एरे के अंदर भी कर सकता हूँ। मैं अगर इसके अंदर की चीज़ों को कॉपी कर लूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद अगर मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूं कुछ इस तरीके से, तो तुम देखोगे ये कोई एरर नहीं दे रहा क्योंकि ये दोनों ही एक ही जैसा काम करेंगे, ठीक है। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट वाला इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। अब स्टूडेंट नाम के मेरे पास आ गया पूरा एरे, राइट। मैं अगर इको करवाना चाहूँ तो कैसे करूँगा? इको डॉलर स्टूडेंट। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें जो काउंटिंग वो 0 से स्टार्ट होती है। तो मतलब ये पहला एलिमेंट है, 0 इंडेक्स पे होगा, देन ये जो है फर्स्ट इंडेक्स पे, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट, अब इसके अंदर इंडेक्स पास करूँगा 0, तो मुझे पहला नाम स्क्रीन पे दिखेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है। अब इसके अंदर तुम ज़रूरी नहीं है स्ट्रिंग ही स्टोर करो, तुम इसके अंदर HTML एलिमेंट भी स्टोर करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोनू लिख रहा हूँ तो मोनू की जगह अगर मैं ऐसा लिखता कुछ H1 मोनू H1, ठीक है। इसके लिए PHP के लिए बस एक वैल्यू है, बट जब हम इसको इको करवा रहे हैं तो ब्राउजर के लिए ये एक HTML एलिमेंट है। दैट्स वाई हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? हमें यहाँ पे H1 एलिमेंट देखने को मिलेगा। अगर तुम व्यू पेज सोर्स करोगे इसका कुछ इस तरीके से, तो तुम देखो यहाँ पे H1 मोनू लिखा हुआ है, राइट। तो ब्राउजर के लिए एक HTML एलिमेंट है, हमारे लिए बस एक वैल्यू है। तो ऐसे यहाँ पे अलग अलग अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ 1 2 1 2 3 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो तुम देखोगे सभी स्टूडेंट्स के नाम हमें यहाँ पे दिख रहा है। आप बोलोगे ये अलग से क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये H1 एलिमेंट है। H1 एलिमेंट जो होता है ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट मतलब जो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक पूरा स्पेस लेता है, राइट, इसको हम ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो इसने पूरा स्पेस कवर कर रखा है इसलिए नीचे दिख रहा है। अब हम यहाँ पे हटा देते हैं इस चीज़ को, H1 को, ठीक है, एंड सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे। अब देखो यहाँ पे सभी नाम दिख रहे हैं। अब लोग बोलेंगे कि देखो सर जी हमें ये तो बार बार लिखना ही पड़ रहा है, इको हर वेरिएबल का नाम अगर 5 बार लिखना ही है तो हम 5 अलग अलग वेरिएबल्स ही बना देते हैं। तो इसीलिए तो हम लूप्स भी पढ़ेंगे, राइट। लूप्स के थ्रू ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है।
इन सभी को प्रिंट, भले इसमें 100 डेटा हो 200 डेटा हो, हमें उसकी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे, बट फिलहाल हम एरेज के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे एरेज के अंदर किस किस टाइप की वैल्यूज़ को हम स्टोर करवा सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और अब देखो ये एक एरे है, ठीक है। अब इस एरे के अंदर मैं चाहूँ तो नंबर स्टोर करवा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे 45 नंबर। मैंने बताया था अगर तुम नंबर किसी भी वेरिएबल या एरे के अंदर स्टोर कराओगे तो तुम यहाँ पे डबल या सिंगल कोटेशन नहीं लिखोगे, सिर्फ नंबर लिखोगे। ठीक है, नंबर स्टोर करा सकते हो। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे, एंड इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे कोई बुलियन वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। ठीक है, ये बुलियन वैल्यू होगी। अब यहाँ पे तुम चाहो तो एक क्या कहते हैं, यहाँ पे एक एरे भी स्टोर करवा सकते हो। बिल्कुल सही सुना तुमने, तुम एक एरे के अंदर एक एरे स्टोर करवा सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट, बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि तुम अच्छे से दिखे। ठीक है, कॉमा से सेपरेट कर रखा है। अब ये वैल्यूज़ हैं, इसमें 4 वैल्यूज़ हैं। मैं इसमें एक और वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ जो कि एक एरे होगा, तो मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट एक और अंदर लिख दूंगा। अब इसके अंदर मतलब एरे के अंदर एक एरे बनाया है, उसके अंदर मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ 3 4 4 5 6 2, ये नंबर है। मैं इसके अंदर भी कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ, और इसके अंदर एक और एरे बना सकता हूँ, इसके अंदर एक और, इसके अंदर एक और, ऐसा मैं कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, जिसमें एक ही डायमेंशन होती है, मतलब इसमें एक ही इंडेक्स पास करके तुम किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे, वो होती है सिंगल डायमेंशनल एरे। और एक से ज़्यादा डायमेंशन वाले एरे को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब ये चीज़ क्या बोल रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा कुछ, मैं समझ सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, एक काम करते हैं हम इसको ना प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अगर प्रिंट आर करवाऊंगा, प्रिंटर क्या है, प्रिंट अंडरस्कोर आर एक फंक्शन है जो कि एरे को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखूँ एंड सेव करूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो तुम देखोगे ये सभी एरे उनके इंडेक्सेस के साथ प्रिंट हो रहे हैं। बट अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से आ रहा है। मैं पीएचपी का एक एलिमेंट होता है, पीएचपी का प्री टैग। प्री टैग क्या है, तो प्री बेसिकली कोड्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है ब्राउजर पे। अगर मैं इसको सेव करूँ, इको करवा लूँ ऊपर एंड रिफ्रेश करूँ, तो तुम देखोगे ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ये हमारा मेन एरे है, राइट, ये हमारा मेन एरे है जिसके अंदर 4 वैल्यूज़ है, मतलब 5 वैल्यूज़ हैं। पहले पे नंबर है, दूसरे पे सोनू लिखा हुआ है, तीसरे पे भी नंबर है, चौथे पे सुमित है, 5वां जिसका इंडेक्स 4 है क्योंकि 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, उसके अंदर एक और एरे है, राइट। अब उसका भी इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 4 5 3 4 5। ठीक है, तब हम इस वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसको एक्सेस करने का सिंपल सा तरीका है, राइट। हम यहाँ पे लिखेंगे इको, देन हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर स्टूडेंट। स्टूडेंट लिखने के बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद हम पहले ये बोलेंगे कि किस इंडेक्स को हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 0 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो देखो यहाँ पे 45 मुझे मिल रहा है, जो कि ठीक है, राइट। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे 45 मुझे मिल रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो एरे के अंदर एरे है इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं देखूंगा कि एरे किस इंडेक्स पे, एरे 4th इंडेक्स पे है, राइट। तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। अब मैंने इसको एक्सेस कर लिया। अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो एरर देगा, वार्निंग देगा हमें। वार्निंग क्या देगा कि एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, क्योंकि एक एरे को हम ऐसे डायरेक्ट इको नहीं करवा सकते, इको सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। तो हम इसके अंदर की वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट के अंदर जो चौथे इंडेक्स पे जो एरे है, एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स के आगे लगा देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो फर्स्ट यानी ये वाला, इस वैल्यू को हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। मैं रिफ्रेश करूंगा, देखोगे यहाँ पे फिर से 45 आ रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 3 पास कर दूं एंड रिफ्रेश करें, तो फिर से 3434 आ रहा है, जो कि इसकी वैल्यू है, राइट। अब ऐसे अगर तुम 3434 के बाद एक और एरे बना दो यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर कुछ ऐसा लिख दो, फॉर एग्जाम्पल रैंडम स्ट्रिंग लिख देते हैं 2, ठीक है, सेव करें। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हम देखोगे कि अब इसके भी चौथे वैल्यू पे क्या एरे दिख रहा है जिसके अंदर 0 और 1 इंडेक्स है। 0 और 1 क्यों, क्योंकि ये इसके लिए तो ये इसका एरे है ना, तो इसलिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब इस वैल्यू को एक्सेस करना तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो मेन एरे है उसके चौथे इंडेक्स पे एक एरे है, उसके अंदर भी चौथे इंडेक्स पे एक और एरे है, उसके अंदर का फर्स्ट हमें चाहिए। तो हम ये कहेंगे चौथे इंडेक्स के अंदर चौथे इंडेक्स के अंदर जो एरे है, ठीक है, उसके चौथे इंडेक्स के अंदर जो एरे है उसका फर्स्ट वैल्यू, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे
तो देखो यहाँ पे एफ जी प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरीके से हम तुम जितने चाहो उतने अंदर एरे के अंदर एरे बना सकते हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा करना गलत नहीं है। इसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल एरेस को एक्सेस करते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और मैं ज़रा इसको यहाँ से वापस से एक सिंगल डायमेंशनल एरे बना लेता हूँ। ये सिंगल डायमेंशनल एरे, अगर मैं ऐसे ऐसे नंबर यहाँ पे स्टोर करता हूँ तो सिंगल डायमेंशनल एरे है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और क्योंकि अब ये इतने सारे इंडेक्सेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एंड मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो तुम देखोगे एक सिंपल सा एरे हमें दिख रहा है, राइट। अब क्या मैं इसके अंदर वेरिएबल्स को स्टोर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। एरे इसके अंदर बिल्कुल स्टोर कर सकते हो। कैसे? तुम चाहो तो यहाँ पे वेरिएबल्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉलर नेम इज इक्वल टू मोनू ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा अगर, तो तुम देखोगे यहाँ पे फोर्थ में मोनू आ रहा है। बोलोगे मोनू क्यों आ रहा है, डॉलर नेम क्यों नहीं आ रहा? कि हम यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं, क्रिएट करें वेरिएबल को, तो यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है वो वेरिएबल की वैल्यू जा रही है, ठीक है। हम इसको अगर चाहें तो बाहर डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन इस वेरिएबल को अंदर ऐसे स्टोर करा सकते हैं डॉलर नेम, रिजल्ट तो भी सेम ही रहेगा। मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो देखोगे सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो हम इसके अंदर वेरिएबल्स को भी स्टोर करवा सकते हैं, बहुत ही कूल चीज़ है, ठीक है। तो एरेज का हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एरे के अंदर हम एक से ज़्यादा और अलग अलग टाइप्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत काम आता है जब हम डेटा को फैच कर रहे होते हैं या यूज़र से फॉर्म के थ्रू डेटा ले रहे होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे इस चीज़ को। अब मैं यहाँ पे इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। तो आई होप तुम्हें एरेज के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा फंक्शंस के बारे में बात नहीं करूँगा। एक फंक्शन जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या है? तो काउंट फंक्शन हमें रिटर्न करता है साइज एरे का। मैं अगर इसको यहाँ पे इको कर दूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इको करूँ इसको यहाँ पे रिफ्रेश, तो देखोगे ये 5 रिटर्न कर रहा है, 5 रिटर्न कर रहा है, 45 45 45 45 डॉलर नेम, ठीक है। 5 वैल्यूज़ हैं तो इसका 5 रिटर्न कर रहा है मैं ये, ठीक है। तो यार इट्स प्रीटी कूल। अब यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और भी फंक्शंस हैं एरे के अंदर, राइट। जैसे एरे, अगर स्ट्रिंग को एरे में बदलना है तो क्या करेंगे, एरे को स्ट्रिंग में बदलना है तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उस बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से इरेज करता हूँ इस चीज़ को। तो फंक्शन हमने एरेज को बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझ लिया मेरे ख्याल से। मतलब मे बी अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम नीचे पूछ सकते हो क्या दिक्कत है, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इतना हमने कर लिया। अब बहुत लोगों को ये डाउट होगा, अगर मैं अभी इसको प्रिंट आर करवाऊँ कुछ इस तरीके से, डॉलर स्टूडेंट, ठीक है, एंड यहाँ पे इको करवा देता हूँ प्रीटेक, ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे ये चीज़, राइट। यहाँ पे हम सेव करते हैं। देन हम अगर अपने ब्राउज़र पे आते हैं तो देखोगे 0 1 2 3 4 होगा। सर जी ये तो ठीक है, इंडेक्सीफाई होके आ रहा है अपने आप, राइट, इंक्रीमेंट ऑर्डर में, बट मैं यहाँ पे अपना कुछ देना चाहता हूँ, यहाँ पे नेम लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें बस क्या करना है, हमें, मैं इसको फिर से एंटर दबा के ऐसे कर लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो इंडेक्स मिल जाते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और इंक्रीमेंट ऑर्डर में बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे तुम वैल्यू ऐड करते रहोगे। बट अगर तुम खुद से कुछ देना चाहो, मान लो मैं यहाँ पे 100 देना चाहता हूँ इसको इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे 100 दे सकता हूँ। 100 लिखने के बाद मुझे ये इक्वल टू देन ग्रेटर देन साइन लिखना है। अब ये ध्यान से देखना कि ये चीज़ एक वैल्यू है, ये इस साइड लिखी गई चीज़, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी गई चीज़ की होती है, और ये जो एरो साइन है इसके राइट हैंड साइड पे लिखी गई चीज़ इसकी वैल्यू होती है। मैं यहाँ से सेव करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो तुम देखोगे अब ये 100 है और इसके नीचे की चीज़ 101 102 103 104 हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे 100 दे दिया, तो इसी को इंक्रीज करते जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ कूल है। और क्या हम 100 की जगह कुछ और नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो। तुम चाहो तो नंबर दे रहे हो, ऐसा कुछ FN नाम दे दिया मैंने, राइट, स्ट्रिंग वैल्यू है। तब तुम देखोगे FN और इसकी वैल्यू 4 5 है और ये 0 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है FN कोई नंबर नहीं है तो इसको इंक्रीमेंट भी नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इको करवाऊँ कुछ इस तरीके से, इको डॉलर स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट FN, तो यहाँ पे 45 दिखेगा। क्यों? क्योंकि 45 की पे ये 45 वैल्यू है, इसलिए दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम चाहो तो अपनी मर्जी का की दे सकते हो, जैसे इसको हमने दिया है वैसे तुम इसको भी दे सकते हो। वेरिएबल है जो है हमारे यहाँ पे हम दे देंगे ऐसा कुछ स्क्वायर ब्रैकेट नेम, ठीक है, ऐसा कुछ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखोगे मोनू यहाँ पे नेम की पे आ गया। और अगर तुम्हें मोनू को प्रिंट करवाना है तो तुम नेम की पास करोगे ऐसे एरे में इंडेक्स की जगह,
एंड देन उसको एक्सेस कर पाओगे। ध्यान रहना कि हमने सिंगल या डबल कोटेशन लगा के ही लिखना है। अगर तुम स्ट्रिंग लिख रहे हो तो नंबर लिख रहे हो तो नंबर तुम ऐसे भी लिख सकते हो बिना स्ट्रिंग के, बिना कोटेशन मार्क्स के, राइट। तो मेरे ख्याल से हमने एरेज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। तो अब हम इनका यूज़ भी देखेंगे, राइट। और कैसे हम किसी और ये भी जानेंगे कि लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, राइट। और कैसे लोकल स्कोप में अगर ग्लोबल वेरिएबल को हम यूज़ करना चाहते हो कैसे कर सकते हैं, राइट। तो अब हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? तो फंक्शन ऐसा समझो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये सिंगल इंस्ट्रक्शन के हो सकते हैं, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। बेसिकली मान लो कि तुम्हें 2+2 प्लस करवाना है, राइट। तो तुम एक फंक्शन बनाते हो जहाँ पे तुम दो नंबरों को प्लस करवा दोगे, और तुम्हें जब जब प्लस करवाओगे तब तक तुम उस फंक्शन को कॉल कर पाओगे। मुझे पता है थोड़ा अजीब तरीके से मैं बता रहा हूँ, बट हम इसको करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए हमें फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है, ये बताने के लिए कि हम फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल माई फर्स्ट fn, माई फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद हम ब्रैकेट्स लिखते हैं, देन हम कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट लिखी जाती है सारी, ठीक है। और इस तरीके से हमारा फंक्शन बन गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इको स्ट्रिंग के अंदर ऐसे h1 दिस इज फ्रॉम fn यानी फंक्शन, और h1 क्लोज कुछ इस तरीके से करूँ एंड सेव करूँ, और अगर हमें ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, राइट। और ये हम इसमें हम क्या करवा रहे हैं, ये एक फंक्शन है जिसको हम ये इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है कि इको करो इस चीज़ को। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने फंक्शन को बस डिफाइन किया, हमने इसको कॉल नहीं किया है। तो कॉल कैसे करेंगे? तो हम कॉल करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे माई फर्स्ट fn, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया हमने। अब अगर हम इसे यहाँ पे रिफ्रेश करें देखो दिस इज फ्रॉम fn, और ये चीज़ अगर तुम्हें जितने बार लिखने है बस तुम्हें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल कर लेना है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एंड सेव करोगे एंड रिफ्रेश करोगे तो देखोगे इतने बार ये कॉल हो चुका है, राइट। अगर इसका व्यू पे सोर्स करो तो तुम देखोगे h1 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 बार बार h1 h1 यहाँ पे लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को बार बार कॉल किया, और फंक्शन के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि इको करो। तो जब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब इसके अंदर की चीज़ जो है, जो उसके डेफिनेशन में लिखा गया है, वो बार बार रन करेगा, राइट। तो इसी तरीके से काम करता है, सिंपल से चीज़ है, इसमें इतना कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। कोई भी छोटा सा मतलब कोई भी बंदा जो प्रोग्रामिंग इंटरेस्ट है इस चीज़ को समझ सकता है आराम से। अब यहाँ पे इको करवा रहे हैं हम इस चीज़ को, राइट। बट यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर अगर मुझे कुछ डेटा पास करना, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कुछ अलग सा पास हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ माई नेम इज़, ऐसा कुछ, और इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं से माई नेम, कुछ इस तरीके से नाम देना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैं इको करूँ किसी भी फंक्शन का नाम, मतलब जो भी मैं से नेम, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, मैं इसको सेव करता हूँ। और अगर अब मैं इसको कॉल करता हूँ फॉर एग्जांपल से माई नेम, ठीक है, और यहाँ पे माई नेम इज़ मोनू लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखोगे माई नेम इज़ मोनू यहाँ पे लिखा आ रहा है, राइट, ठीक है। तो माई नेम इज़ मोनू लिखा आ रहा है, बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि क्या हम मोनू की जगह अपने मनपसंद नाम पास कर सकते हैं? और कितना अच्छा था कि यहाँ पे हम जो भी नाम पास करते वो नाम यहाँ पे अंदर पास हो जाता है, यहाँ पे अंदर प्रिंट हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, प्रोग्रामिंग में सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, बस यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे देंगे नेम, ठीक है। एंड इस नेम को अब हम अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ $नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि अनकाउच आर्गुमेंट टू फ्यू आर्गुमेंट्स, यही बोल रहा है कि अब तुमने जो फंक्शन डिफाइन किया है जिसको तुम यहाँ पे 2 बार कॉल कर रहे हो, उसके अंदर तुम नेम पास कर रहे हो, बट तुमने यहाँ पे कुछ पास किया नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं $, अब यहाँ पे मैं जो भी नाम लिखना चाहता हूँ वो लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मोनू लिखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सुमित लिखना चाहता हूँ, मैं सेव कर लूँगा, देन मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो माई नेम इज़ मोनू एंड माई नेम इज़ सुमित। तो अब जो वैल्यू मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ वो यहाँ पे लिख रहा है। तो एक और क्वेश्चन ये है कि क्या मैं एक ही वैल्यू पास कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एज पास करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल 24 पास कर देता हूँ, और यहाँ पे
99 पास कर देता हूँ। अगर मैं एज अब अंदर दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा डेफिनेशन में, एज। ठीक है, अब जरूरी है तुम उसको नेम और एज ही दो, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, बस जो भी नाम यहाँ दोगे उसी नाम को अंदर यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। और यहाँ पे मैंने डॉलर नेम दिया, राइट, एंड यहाँ पे लिख देते हैं एंड आई एम एज ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे सेव करते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखोगे माय नेम इज़ मोनू, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, माय नेम इज़ सुमित, आई एम 99 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो ये चीज़ बहुत ही कूल तरीके से हो रही है, राइट। एक H1 एलिमेंट है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो या इट्स प्रीटी गुड। बट अभी मैंने जो बताया था तुम्हें कि ये तो एक हमने अभी फंक्शंस देख लिए पैरामीटराइज तरीके से, नॉन पैरामीटराइज तरीके से, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो पैरामीटर है यहाँ पे मैं पास क्या क्या कर सकता हूँ। तो तुम यहाँ पे सब कुछ पास कर सकते हो, तुम यहाँ पे बुलियन वैल्यू पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू बना दूँ डॉलर डेटा करके, राइट, और डॉलर डेटा है, और मैं यहाँ पे अगर पास करना चाहूँ ऐसा कुछ ट्रू, ठीक है, ट्रू। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे, बट फिलहाल के समझो ट्रू एक बुलियन वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स होता है ना, 0 और 1, वैसे ही। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे यहाँ पे पास हो रही है ये चीज़, मैं यहाँ पे कुछ भी पास कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये डेटा है, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर इसको अंदर आके प्रिंट अंडरस्कोर आर कर लेता हूँ और डॉलर डेटा कर देता हूँ, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है। 1 प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ट्रू होता है वो 1 होता है, और अगर यहाँ पे हम फॉल्स देंगे कुछ इस तरीके से तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 यहाँ पे दिखता नहीं है इसलिए यहाँ पे गायब हो गया, पर अगर मैं इसको वापस से ट्रू कर दूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बुलियन वैल्यू को भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, हम चाहे तो पॉइंट वैल्यू पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे 14.5 ऐसा कुछ पास करना चाहूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ पे 14.5 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है क्योंकि बुलियन वैल्यू है, राइट। तो ये चीज़ काफ़ी कूल है। और बहुत लोग ये कहेंगे क्या हम इसके अंदर एरेज पास कर सकते हैं? बिल्कुल पास कर सकते हो, तुम यहाँ पे एरे पास कर लो, ये एक एरे हो गया, यहाँ मैं पास करता हूँ 4 क्या कहते हैं 4 5, ठीक है। ये मैंने एक एरे बना दी नंबर्स का, ठीक है, एरेस का नंबर बना दिया स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। अब क्या हमें इसके पास होगा? ये बिल्कुल होगा। रिफ्रेश करेंगे देखोगे यहाँ पे डेटा के अंदर एरे आ रहा है, राइट। और फिर तुम इसको एक्सेस भी कर सकते हो अंदर, अगर एक्सेस करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से डॉलर डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 0, यहाँ पे सेव कर दो, यहाँ पे रिफ्रेश कर दो तो देखोगे यहाँ पे तो आ रहा है, बट क्योंकि दूसरे वाले के अंदर हमने एरे पास नहीं किया, यहाँ पे बुलियन वैल्यू पास कर रखी है इसलिए ये वार्निंग दे रहा है। बट ऊपर वाले केस में देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे मैंने 0 पास किया है तो यहाँ पे देखोगे 4 यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो यार इट्स प्रीटी मच कूल, राइट। तो हमने ये देख लिया कि हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ों को पास करते हैं, राइट। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज़ को हटा लेता हूँ पूरी तरीके से, और यहाँ से भी हम इस चीज़ को हटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज़ को हटा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम फंक्शंस के बारे में एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि से माई नेम, और यहाँ पे ऐसा बना लिया मैंने फंक्शन, राइट। और यहाँ पे इको करवा रहा हूँ, और यहाँ पे डबल कोटेशन, ध्यान देना कि मैं यहाँ पे डबल कोटेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। डबल कोटेशन माई नेम इज़ डॉलर नेम, ठीक है, कुछ ऐसा, और इसके अंदर डॉलर नेम कुछ इस तरीके से ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है। बट मान लो कि मैंने पास नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिले। फॉर एग्जांपल से माई नेम, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये क्या देगा? एरर देगा, जाहिर सी बात है, वार्निंग देगा हमें, एरर देगा हमें कि आर्गुमेंट काउंट एरर, क्योंकि हमने टू फ्यू आर्गुमेंट्स पास किए, क्योंकि ये एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि बंदा जब भी मुझे कॉल करेगा एक आर्गुमेंट देगा, बट हम इसको कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, कि यहाँ पे हम इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें। ध्यान से देखना, जहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन कर रखा है ये वेरिएबल है, इसके आगे इक्वल टू लिख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि यूज़र। अब अगर कोई वैल्यू इसको नहीं मिल रही है तो डिफ़ॉल्ट डॉलर नेम के अंदर यूज़र चला जाएगा, बट अब इसको कोई वैल्यू मिलेगी तो डॉलर नेम के अंदर वही वैल्यू जाएगी जो हम पास कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे माई नेम इज़ यूज़र यहाँ पे लिखा है, राइट। बट अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मोनू, देन सेव करूँ, देन रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे माई नेम इज़ मोनू लिखा रहा है, राइट। तो ये कूल चीज़ है।
और ऐसा तुम बाकी वेरिएबल के साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज लिख दो, राइट। तो एज को अगर तुम ऐसे ही रहने दोगे तो जैसी बात एरर देगा अगर पास नहीं करोगे तो। बट अगर तुम यहाँ पे देना चाहो डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट एज 21 दे दो। और यहाँ पे अंदर यूज़ भी करा सकते हो, कॉमा लगा के डॉलर एज लिख दो, सेव कर दो, रिफ्रेश करो, तो तुम देखोगे क्योंकि मैंने एज पास नहीं किया तो 21 ले रहा है। बट अगर मैं एज पास करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे वही एज लेगा, राइट। तो ये एक कूल चीज़ थी, तो ये मैं बताने के लिए, ये मुझे ऐसा करना था तो मैं समझा दिया। अब यहाँ पे स्कोप का इसमें क्या काम है, ठीक है। तो स्कोप का ये काम है। अब देखो सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं। अब बहुत ये लोग सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों बोला कि ध्यान से देखना कि डबल कोटेशन लगाया मैंने, क्योंकि डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये कि अगर मैं मान लो इस सबको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ नेम और इसको लिखता हूँ मोनू, ठीक है, और यहाँ पे इको करवाता हूँ डबल कोटेशन के साथ माई नेम इज़ डॉलर मोनू, एंड यहाँ पे इको करवाता हूँ सिंगल कोटेशन के साथ माई नेम इज़ डॉलर मोनू। ओह सिंगल कोटेशन लिखना था, डबल लगा दी इसमें भी, माई नेम इज़ डॉलर मोनू, कुछ ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी लिख देंगे फ्रॉम डबल क्यू कोटेशन एंड फ्रॉम सिंगल कोट, ताकि तुम्हें डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। बट अब ये क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं देता, सेम लाइन पे आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक BR टैग लगा देता हूँ। तुम चाहो तो /n का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी यहाँ पे वर्क करेगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो ओके डॉलर मोनू यहाँ पे डॉलर नेम बनाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे मोनू लिख देते हैं और इसके अंदर मोनू गिरी लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखोगे जो डबल कोटेशन की तरफ से वहाँ पे मोनोगिरी लिखा आ रहा है, बट जो सिंगल कोटेशन की तरफ से उसमें वेरिएबल लिखा आ रहा है। तो वेरिएबल जो सिंगल कोटेशन में अगर तुम वेरिएबल का नाम लिखते हो, जो भी लिखते हो वो उसको एकदम लिटरल लेता है, ठीक है। बट डबल कोटेशन में अगर तुम वेरिएबल का नाम लिखते हो तो उसको गेट कर लेता है। तो ये एक कूल चीज़ है, ठीक है। तो या इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम फंक्शन पे आ जाते हैं वापस से। तो फंक्शन में मैंने बोला था जैसे कि स्कोप के बारे में, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बनाता हूँ नेम और इसको नाम देता हूँ कुछ ऐसा मोनू गिरी। देन हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन से नेम, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट सर्कल ब्रैकेट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इको करवा लेंगे डॉलर नेम को। तो तुम अब बोलोगे कि ऊपर जो डॉलर नेम है उसको नीचे इको करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। अब हम कॉल करेंगे तब दिखेगा एरर। मैं यहाँ पे सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो तुम देखो ये बोल रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर नेम। अभी अनडिफाइंड कैसे बोल रहा है, हमने ऊपर तो डिफाइन कर रखा है। तो जैसे कि मैंने कहा था फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स डायरेक्टली यूज़ नहीं किए जा सकते, ठीक है। फंक्शन के अंदर उन्हीं वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो जिनको तुमने फंक्शन के अंदर क्रिएट किया, नहीं तो यहाँ पे क्रिएट किया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डॉलर नेम, ठीक है, अर्जुन ऐसा कुछ कर दूँ एंड देन सेव करूँ, देन यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखो अब अर्जुन प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर डॉलर नेम का वेरिएबल बनाया, इसको इको करवा रहा हूँ। तो अब क्या इसकी वैल्यू बदल गई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बदली होगी। अगर मैं फंक्शन के बाहर इको करवाऊँ डॉलर नेम को, देन यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे मोनूगिरी प्रिंट हो रहा है। अब बोलोगे मोनूगिरी पहले क्यों प्रिंट हो रहा है? फंक्शन तो हमने वेरिएबल से पहले डिफाइन किया है। अब डिफाइन पहले किया पर कॉल तो हमने बाद में किया है ना, तो इसके लिए हमें अर्जुन बाद में दिख रहा है। पर देखोगे कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल स्कोप में है, इसकी जो वैल्यू है ये ग्लोबल स्कोप में है। अंदर वाला जो वेरिएबल है इसकी ये लोकल स्कोप में है। ये जो कर्ली ब्रेसिस है इसी के अंदर एक्सेसिबल है, इसी के अंदर क्रिएट हुए। तो क्या जितने भी कर्ली ब्रेसिस हैं, अगर लूप के अंदर कर्ली ब्रेसिस होता है, राइट, इफ एल्स के अंदर कर्ली ब्रेसिस होता है, स्विच में कर्ली ब्रेसिस होता है, तो क्या सभी के अंदर ऐसा होता है? नहीं, सिर्फ फंक्शन और क्लासेस में ऐसा होता है। अब क्लासेस क्या होता है तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली फंक्शन के जो ये कर्ली ब्रेसिस है इसके अंदर जितने भी वेरिएबल क्रिएट करोगे वो इसी के अंदर एक्सेसिबल है, ठीक है। इसके बाहर तुम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नेम 2 कर दूँ कुछ इस तरीके से और इसको नेम 2 कर दूँ, ठीक है, देन यहाँ पे अगर मैं सेव करूँ और अगर मैं बाहर अब नेम 2 को एक्सेस करना चाहता हूँ, नेम 2 देखोगे तो मैंने अंदर डिफाइन किया फंक्शन के, मैं सेव करता हूँ,
देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर नेम टू, क्यों? क्योंकि मैं इसको ग्लोबल स्कोप में एक लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, इसलिए मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आई। अब क्या कोई तरीका ही नहीं है, अगर मैं बाहर फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल बना रहा हूँ उसको अंदर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज़ ही नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे तरीके हैं, मैं उनमें से कुछ तरीके बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर उस वैल्यू को पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी नेम मतलब ग्लोबल नेम, ठीक है, मैं ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ जी नेम, और इसको पास करके क्या कर सकता हूँ, अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर करवा सकता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट इसको ऐसे कॉल करवा सकता हूँ कुछ इस तरीके से, जी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस वाले वेरिएबल को पास कर दूंगा कुछ इस तरीके से, डॉलर नेम। इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखोगे मोनोगिरी यहाँ पे लिखा आ रहा है, राइट? ये चीज़ यहाँ पे लिखी आ रही है। बट अभी भी तुम समझो, तुम इसकी वैल्यू नहीं बदल सकते। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, डॉलर जी अंडरस्कोर नेम लिखूँ और इसके अंदर क्या करूँ, इसके अंदर मैं मोहन कर दूँ, ठीक है, एंड सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे मोहन हो गया, बट इसकी वैल्यू नहीं चेंज हुई होगी। इसने वैल्यू चेंज किया इसकी वेरिएबल की, जो हमने यहाँ पे वैल्यू पास किया। क्योंकि अगर मैं अभी भी अगर इको करूँ, इको डॉलर नेम, राइट, एंड यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो तुम देखोगे मोनोगिरी ही प्रिंट हो रहा है, राइट? तो ये चीज़ समझने वाली बात है। बट ये तो हो गया एक तरीका। मैं बिना वैल्यू पास की एक्सेस करना चाहता हूँ, तब देखो हम एक और तरीका देखेंगे। बेसिकली अगर मैं किसी वेरिएबल, किसी ग्लोबल वेरिएबल को लोकल स्कोप में एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे? तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ग्लोबल, देन उस ग्लोबल वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसको मैं लोकल स्कोप में एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉलर नेम, कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे इसको इको करवा लूँगा डॉलर नेम। सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखोगे मोनोगिरी। अब मैं बिना वैल्यू को पास किए ग्लोबल वेरिएबल को अपने लोकल स्कोप में एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही कूल है। अब यहाँ पे क्या मैं इसकी वैल्यू बदल सकता हूँ? देख लेते हैं। यहाँ पे मैं डॉलर नेम लिखता हूँ और यहाँ पे सुमित लिख देते हैं। ओके, देन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम इस चीज़ को बाहर प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो तुम देखोगे 2 बार सुमित हमें यहाँ पे मिल रहा है। 2 बार हमें सुमित क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज कर दिया, क्योंकि हम इसके अंदर इसका रेफरेंस पास कर रहे हैं, वैल्यू नहीं। इसमें हम वैल्यू पास कर रहे थे, इसमें हम रेफरेंस पास कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू हम चेंज कर पा रहे हैं फंक्शन के अंदर भी। तो ये लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप का डिफरेंस है, राइट? तो ये चीज़ याद रखना। अब स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं उनके बारे में भी जरा पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा लिखाऊँ, शो काउंट, कुछ ऐसा फंक्शन लिखाऊँ, राइट? देन यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूँ डॉलर नंबर, और यहाँ पे 1 लिख दूँ। ठीक है, देन यहाँ पे इसको इको करवा लूँ डॉलर नंबर, देन इसके नीचे मैं क्या करूँ, डॉलर नंबर को इंक्रीमेंट कर दूँ। अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा नहीं, बस इतना समझो अभी के लिए कि जो प्लस प्लस है इसका मतलब क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉलर नंबर के अंदर जो भी नंबर है उसकी वैल्यू 1 से बढ़ा दो। जैसे 1 है तो 2 कर दो, 2 है तो 3 कर दो। अब मैं यहाँ पे अगर शो काउंट कॉल करता हूँ, शो काउंट, ठीक है, कॉपी वी, तो बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर बढ़ा रहे हैं। बस ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 1 1 1 1 प्रिंट होगा। मैं बताऊंगा क्यों। मैं फिर रिफ्रेश करूँगा तो देखोगे 1 1 1 1 1 प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैंने पहली बार फंक्शन कॉल किया तो नंबर के अंदर 1 वैल्यू गई, इको हो गया, देन नंबर प्लस प्लस हो गया तो नंबर की वैल्यू 2 हो गई, राइट? बट जैसे ही ये लाइन खत्म हुई, फंक्शन खत्म हो गया, ये फंक्शन कॉल खत्म हो गया, मैंने दोबारा फंक्शन कॉल किया, दोबारा से नंबर के अंदर 1 चला गया, और यही चीज़ बार बार होती रही। तो इसकी वजह से बार बार इसमें 1 वैल्यू चली जाती है और इंक्रीमेंट होकर फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता, इसलिए बार बार 1 प्रिंट होकर छूट जाता है। 2 3 4 नहीं होता, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है। जैसे कि मैंने बताया था, फंक्शन कॉल किया हमने, फंक्शन के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो चलते ही फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा, जो हमने कॉल किया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि ये इंक्रीमेंट हो जब जब हम फंक्शन को कॉल करें, ठीक है, इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? तो इस केस में हम स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनाते हैं? तो स्टैटिक वेरिएबल सिंपली तुम्हें वेरिएबल के आगे स्टैटिक लिख देना है, स्पेस दे के, बन गया स्टैटिक वेरिएबल। बस इतना ही है। मैं अगर इसको सेव करता हूँ
अब इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखोगे 1 2 3 4 5 आ रहा है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार बनता है, तुम फंक्शन को चाहो तो कितने बार ही कॉल क्यों ना कर लो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्टैटिक, लोकल और ग्लोबल में। मेरी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश किया है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि फंक्शंस और फंक्शंस के अंदर लोकल स्कोप का क्या मतलब है, स्टैटिक का क्या मतलब है, राइट, और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब है। ठीक है, कोई भी डाउट है तुम पूछ सकते हो कभी भी। हमारे पास एक सुपर ग्लोबल्स नाम के कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। वो बेसिकली अलग अलग पेजेस पे सेम डोमेन में एक्सेसिबल होते हैं, सेशन जैसे हो गया, कुकी हो गया, राइट, डॉलर इसको गेट, डॉलर इसको पोस्ट हो गया, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए दिमाग पे प्रेशर मत डालो, हमने तीनों चीज़ अच्छे से पढ़ लें। तो फंक्शन वाली चीज़ हमने अच्छे से कवर कर लिया। हमारे पास बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हो गई। ठीक है, स्कोप्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी हमें एक और चीज़ के बारे में पढ़ना है फंक्शंस के अंदर, रिटर्न कीवर्ड के बारे में। अभी रिटर्न कीवर्ड क्या है? तो रिटर्न कीवर्ड बेसिकली, अभी देखो तुम तो यहाँ पे तुम इको करवा रहे हो, राइट, बट तुम चाहो तो इको ना करवा के वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न करने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर इस चीज़ को ऐसे कर दूँ, रिटर्न ऐसा कुछ, रिटर्न मोनू। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया, एंड शो काउंट में जाके हम यहाँ पे लिख देते हैं गेट नेम। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अगर मैं अब इसको इको करवाता हूँ, अब तुम नॉर्मली देखो तो पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपली इसको ऐसे कॉल कर ले रहे थे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अंदर इको करवा देगा। बट अब क्या हो रहा है कि डेटा को रिटर्न कर रहा है। मैं इसको सेव करूँ, इसको रिफ्रेश करूँ, तब देखोगे कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डेटा को रिटर्न कर रहा है, इको नहीं कर रहा है। तो अगर मुझे दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को जो कॉल किया इसको अगर इको करवाऊंगा तो मुझे वो वैल्यू दिखेगी। मैं फिर रिफ्रेश करूँगा, देखोगे मोन लिखा आ रहा है। तुम चाहो तो इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से ऐसे भी स्टोर करवा सकते हो, राइट। तो या इट्स प्रीटी कूल। तुम यहाँ पे चाहो तो कुछ भी रिटर्न करवा सकते हो, जैसे कि मैंने कहा था, जैसे कि वेरिएबल के अंदर तुम जितनी चीज़ें स्टोर करवा सकते हो, एरे हो गया, बुलियन वैल्यू हो गई, राइट, स्ट्रिंग हो गया, सब कुछ यहाँ पे रिटर्न किया जा सकता है। HTML एलिमेंट्स भी रिटर्न किया जा सकता है। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ ऐसा कुछ, h1 दिस इज फ्रॉम fn यानी फंक्शन, और यहाँ पे h1 क्लोज कर दूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इस बार स्टाइल भी दे देते हैं। अब क्योंकि मैंने बाहर डबल कोटेशन यूज़ किया तो मैं अंदर डबल कोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे देखो तैसी एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन यूज़ करूँगा, इसके अंदर क्या लिखूँगा, कलर रेड। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बना लिया जहाँ पे मेरा नाम जो है वो मैं यहाँ पे रिटर्न कर लेता हूँ, ऐसा कुछ मोनू गिरे। ठीक है, अब अगर मैं इसको इको करवाऊँ, क्योंकि मैं इसको सिर्फ कॉल करके नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस बार हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं गेट नेम यहाँ पे करूँ एंड सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो तुम यहाँ देखोगे रेड कलर में मेरा नाम मुझे दिख रहा है, राइट। तो ये हमें इको करवाना पड़ रहा है बाहर। अगर तुम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तुम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो, देन इसको इको करवा सकते हो, या फिर डायरेक्ट इको करवा सकते हो। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। अगर मैं अंदर इको करता तो क्या होता, एरर आता? नहीं, बिल्कुल एरर नहीं आता। बट तो फिर तुम यहाँ पे इको नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इको कर रहा है अंदर, राइट। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखोगे सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। तो ये एक रिटर्न कीवर्ड है, हम रिटर्न कीवर्ड का भी बहुत यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलेटर बनाना हो, जैसे कि अगर मैं बोलना चाहता हूँ, ये हमने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन सम। ठीक है, ये फंक्शन सम बना लिया, यहाँ पे एक नंबर देंगे num1 और num2। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं। अब मैं रिटर्न क्या करना चाहता हूँ, रिटर्न $num1 प्लस $num2। अब प्लस ऑपरेटर भी हमने नहीं पढ़ा, बट ये तो बच्चों जैसी चीज़ है। प्लस सभी को पता है कि दो चीज़ों के बीच प्लस होता है, तो ये जो दो नंबर है इनके बीच प्लस करके इसको रिटर्न कर देगा। तो अगर अब मैं इसको इको करवाऊँ, क्योंकि मैं अंदर इको नहीं रिटर्न करवा रहा हूँ, जैसी बात है, तो मुझे इको बाहर लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लूँगा सम, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10 और 5 को प्लस करना। अब सभी को पता है 10 और 5 का सम कितना होता है, 15। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे 15 लिखा आ रहा है। तो ये एक चीज़ थी रिटर्न कीवर्ड की। तो फंक्शन और एरेस से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं हमारे पास, जैसे इको भी एक फंक्शन ही है, लाइक प्रिंट अंडरस्कोर आर जो हम लिखते हैं वो भी एक फंक्शन है। काउंट फंक्शन हमने पढ़ा था एरेस के बारे में, एरेस के काउंट करने के लिए, वो भी एक फंक्शन है। एरे से रिलेटेड हम और फंक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली लूप्स के बारे में और एरे के फंक्शंस के बारे में और कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें इस वीडियो में फंक्शंस और एरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हम वेरिएबल से एकदम से स्विच कर रहे हैं एरेज और फंक्शन पे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम अपना टेक्स्ट एडिटर खोलो, खुद थोड़ा प्रैक्टिस करो, समझ जाओगे। ठीक है, चाहो तो नेट वेट पे पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे से कंटेंट्स हैं, मैं समझा दूंगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है तुम्हारा,
तो नीचे तुम कमेंट में पूछ सकते हो, तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग। और अगर चैनल पसंद तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। बाय बाय।